कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का नया सिलेबस आ चुका है। जो भी छात्र बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कि हमारे लिए कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिल सकें, यानी कि हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें बोर्ड एग्जाम में। तो जो हमारा पूरा पेपर होता है वो हमारा पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें जो 30 अंक होते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल के मिलते हैं। उसमें हमारे लिए फाइल बनानी होती है, प्रोजेक्ट कार्य करना होता है, तब हमारे लिए 30 नंबर मिलते हैं। और जो 70 नंबर का पूरा पेपर होता है, यानी कि जो लिखित पेपर होता है, वो हमारा लिखित होता है, बोर्ड एग्जाम का पेपर देना होता है, उससे हमारे लिए 70 नंबर मिलते हैं। उसमें से हम कितना क्या स्कोर करना चाहते हैं उसके लिए ये वाली वीडियो है। जो हमारा बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है वो हमारा कौन से टॉपिकों से आता है, कौन से पार्ट से आता है, तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। और जो हमारा सत्र है वो 2026 से 2027 तक रहने वाला है। तो इसी के बारे में देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्ट नहीं पढ़ने हैं, और वो हमारे लिए कितने नंबर के आते हैं, और इसके अंदर कितने क्या विषय हैं, कैसा का पेपर आता है, उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है शैक्षिक सत्र 2026 से 2027। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10 के बारे में जानना है कि कक्षा 10 का कौन सा सिलेबस रहने वाला है, कौन सा सिलेबस नहीं रहने वाला है। तो देखते हैं, पहली इकाई है हमारी भारत और समकालीन विश्व 2, इसको हम इतिहास भी बोलते हैं, और ये हमारे पेपर में 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। और दूसरी इकाई है उसका नाम है समकालीन भारत 2, इसको हम भूगोल भी बोलते हाँ, इसके भी हमारे पेपर में 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। और जो हमारी तीसरी इकाई है उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2, इसको हम नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं, और इसके जो प्रश्न आते हैं वो हमारे पेपर में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारी चौथी इकाई है उसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, इसको हम अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, और ये हमारे पेपर में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से जो पूरा पेपर आता है वो हमारा 4 इकाइयों में बटा हुआ है, और 4 इकाइयों को मिलाकर जो हमारा पूरा पेपर बनता है वो हमारा पूरा पेपर 70 नंबर का बनता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि 30 नंबर जो होते हैं वो हमारे पूरे प्रैक्टिकल के होते हैं। तो इसी के हिसाब से जो पूरा योग बनता है वो हमारा 100 नंबर का बनता है, यानी कि पूरा पेपर हमारा 100 नंबर का होता है। 70 अंक हमारे लिखित परीक्षा के और 30 अंक हमारे प्रैक्टिकल के। तो देखते हैं इकाइयों के अंदर हमारा कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सा सिलेबस नहीं रहने वाला है। इन इकाइयों के अंदर हमारे लिए कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्ट नहीं पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं इतिहास से, इसको हम भारत और समकालीन विश्व 2 भी बोलते हैं। देखते हैं पहली इकाई, इसके अंदर है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक, जर्मनी और इटली का निर्माण, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है, यानी कि जो पहले पार्ट में ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। और देखते हैं इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा पार्ट है, इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। और पढ़ना है सामूहिक अपनेपन का भाव। और देखते हैं इसी के अंदर जो तीसरा पार्ट है, इसके लिए हम खंड 2 बोलते हैं। इकाई तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इकाई में तो उसी के हिसाब से 4 इकाई हैं हमारे पेपर में, यानी कि 4 विषय हैं तो 4 इकाई हैं। इस हिसाब से तो इकाई हमारी काफ़ी हो जाएंगी। अब देखते हैं इसके अंदर दूसरे खंड की ओर, और इसका नाम है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसके अंदर जो पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है आधुनिक युग से पहले, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है। अब देखते हैं इसके अंदर जो दूसरा पाठ है, यानी कि चौथा पाठ है, इसका नाम है औद्योगिकरण का युग। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है औद्योगिक क्रांति से पहले, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति उपनिवेशों में औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों का आना, औद्योगिक विकास का अनुठापन, वस्तुओं के लिए बाजार। और देखते हैं हमारे लिए क्या पढ़ना है। इसके अंदर हमारा तीसरा खंड है, इसका नाम है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है, इसके अंदर जो पाठ है उसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है शुरुआती छपी किताबें, यूरोप में मुद्रण का आना, मुद्रण क्रांति और उसका असर, पढ़ने का जुनून, 19वीं सदी, भारत का मुद्रण संसार, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, प्रकाशन के नए रूप, प्रिंट और प्रतिबंध। अब देखते हैं हमारे लिए क्या पढ़ना है। इसके अंदर हमारे लिए मानचित्र कार्य करना होता है। हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में मानचित्र कार्य भी आता है, इसको हमारे लिए करना होता है। मानचित्र बना हुआ होगा और उसी में हमारे लिए कौन सी जगह कहाँ पर होती है, कहाँ पर नहीं होती है, उसके बारे में लिखना है। और इसमें जो पूछा जाएगा वो इतिहास से पूछा जाएगा, भारत की रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। और इसमें जो अध्याय है उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसमें इसके लिए दर्शाना भी है, नामांकन भी करना है और उसकी पहचान भी बनानी है। वो बोर्ड एग्जाम में दिया होता है कि आपको इस प्रकार से ऐसी पहचान बनानी होती है, उसी के हिसाब से ये वाली जगह फेमस है। जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया होगा कि ये वाली जगह इस हिसाब से फेमस है, आपको वही वाला चित्र बनाना है, तो उससे उसी के पूरे नंबर हो जाते हैं। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप सही से भर देंगे तो। आगे देखते हैं, जो मानचित्रकार होता है उसके अंदर किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। इसमें जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1920, और इसमें जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1920, और जो मद्रास का है वो है 1927, लाहौर का है 1929। दूसरा नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है चंपारण बिहार, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। दूसरा है खेड़ा यानी गुजरात से है, इसके अंदर हमारा जो सत्याग्रह है उसका नाम है किसान सत्याग्रह। और जो तीसरा है उसका नाम है अहमदाबाद, ये है हमारा गुजरात, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। और इसके अंदर चौथा है अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी के अंदर दूसरा है पांचवा टॉपिक चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश, असहयोग आंदोलन का उद्घोष। इसी के अंदर दूसरा टॉपिक है दांडी गुजरात, यानी कि दांडी यात्रा गुजरात, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी से हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो भी बच्चों को थोड़ा हल्का कम दिखता है उनके लिए अलग से 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ताकि वो चित्र जो मानचित्र कार्य होता है उनके लिए वो नहीं करना होता है, उनके लिए अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर देने होते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर कहा गया है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आ चुके हैं दूसरी इकाई पर, इसका नाम है समकालीन भारत 2। इसको हम भूगोल भी बोलते हैं। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से पार्ट नहीं है। इसके अंदर पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भू उपयोग, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और संरक्षण, इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है। और इसी के अंदर दूसरा पार्ट है, उसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, समुदाय और वन संरक्षण, इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है। इसी के अंदर दूसरा पार्ट है, यानी कि तीसरा पार्ट है, उसका नाम है जल संसाधन। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण, इसके लिए हमारे लिए पढ़ना है। इन टॉपिकों को इस पार्ट में पढ़ना है। इसी के अंदर हमारा चौथा पार्ट है इसी इकाई के अंदर, इसका नाम है कृषि। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है कृषि के प्रकार, शस्य प्रारूप, मुख्य फसलें, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें जैसे गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, बागवानी फसलें, अखाद्य फसलें, रबड़, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। इसी के अंदर हमारा पांचवा पार्ट है, उसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है खनिज क्या है, खनिज की उपलब्धता, लौह खनिज, लौह अयस्क, मैग्नीज, अलौह खनिज, तांबा, बॉक्साइट, अधात्विक खनिज, अभ्रक, चट्टानी खनिज, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, गैर परंपरागत स्रोत। इसके अंदर है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। इसके अंदर छठा पार्ट है, इसका नाम है विनिर्माण उद्योग। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है विनिर्माण का महत्व, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग। और इसी के अंदर हमारे लिए पढ़ना है मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। इसके अंदर हमारे लिए ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। आगे देखते हैं, इसी के अंदर हमारा जो सातवां पार्ट है दूसरी इकाई के अंदर, उसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है इसका परिचय, परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, प्रमुख समुद्री पत्तन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एक व्यापार के रूप में। तो इन टॉपिकों के लिए हमारे लिए पढ़ना है। आगे देखते हैं मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में है भारत के मानचित्र पर 1 से लेकर 7 अध्यायों से संबंधित सभी मानचित्र कार्य। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए मानचित्र कार्य करना नहीं होगा,
उनके लिए जो उसी से संबंधित 5 प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने होंगे। आगे चलते हैं तीसरी इकाई की ओर। तीसरी इकाई का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2। इसको हम नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं। देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्ट नहीं पढ़ने हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हमारा जो पहला पार्ट है उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है बेल्जियम और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी के रूप। इसके अंदर हमारा दूसरा पार्ट है उसका नाम है संघवाद। इसके अंदर पढ़ना है संघवाद क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भारत में विकेंद्रीकरण। आगे देखते हैं तीसरा पार्ट है उसका नाम है जाति, कामा, धर्म और लैंगिक मसले। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है लैंगिक मसले और राजनीति, महिलाओं का राजनीति प्रतिनिधित्व, इस कामा, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। और पढ़ना है जाति और राजनीति, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। और पढ़ना है जातिगत असमानता। इसी के अंदर हमारा चौथा पार्ट है उसका नाम है राजनीतिक दल। इसके अंदर पढ़ना है राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों, राजनीतिक दल का अर्थ, इसके कार्य, ज़रूरत, कितने राजनीतिक दल यानी कि कितने राजनीतिक दल होने चाहिए इसके बारे में पढ़ना है। और पढ़ना है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियों कि उनके लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। और इसी के अंदर पांचवा पार्ट है इसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन, आर्थिक समृद्धि और विकास, असमानता और गरीबी में कमी, सामाजिक विविधताओं का सामंजस्य, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। अब देखते हैं हमारी चौथी इकाई, आखिरी इकाई है, इसके अंदर हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं कि हमारे लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। चौथी इकाई है आर्थिक विकास की समझ, इसको हम अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। पहले पार्ट का नाम है विकास। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों राज्यों की तुलना, आय और अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, मानव विकास रिपोर्ट, विकास की धारणीयता। इसके अंदर हमारे लिए ये चीज़ें पढ़नी है। आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। दूसरे पार्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, तीनों क्षेत्रकों की तुलना एवं ऐतिहासिक परिवर्तन, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। और पढ़ना है उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, अतिरिक्त रोजगार का सृजन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इसके अंदर पढ़ना है संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। और इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों का संरक्षण, स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। इसके अंदर ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। आगे देखते हैं अगला पार्ट है मुद्रा और साख। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी, बैंकों में निक्षेप, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, साख की दो विभिन्न स्थितियाँ, ऋण की शर्तें, विभिन्न प्रकार के साख प्रबंध, भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। और इसी के अंदर यानी कि खंड 2 चालू हो जाता है। इसके अंदर चौथा पार्ट है यानी कि अगला पार्ट है उसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है अंतर्देशीय उत्पादन, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, वैश्वीकरण और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। और इसी के अंदर पढ़ना है विश्व व्यापार संगठन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। इसके लिए हमारे ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं इस वाले पार्ट में। आगे देखते हैं आखिरी पार्ट है इसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है बाजार में उपभोक्ता, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें, ISI एक मार्ग, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। इन्हीं के हिसाब से हमारा पूरा पेपर 70 नंबर का हो जाता है। आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं इन पार्टों के अंदर, ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, उसी के अंदर हमारा जो पूरा पेपर लिखित पेपर होता है 70 नंबर का, इन्हीं टॉपिकों से हमारा पूरा पेपर बनता है, इसी से हमारे लिए नंबर मिलेंगे। तो इसी के हिसाब से आपको मैंने सिलेबस बता दिया है कि आपको इस टॉपिक के अंदर यानी कि इस पार्ट के अंदर आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं और इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, इसी से आपका पूरा पेपर आएगा। तो आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो 4 इकाई होती हैं उन्हीं के अंदर हमारे खंड भी होते हैं, अलग अलग खंड के हिसाब से अलग अलग नंबर वाइज हैं। मैंने आपको इकाई के हिसाब से बता दिया है कि पहली इकाई 20 नंबर की, दूसरी इकाई 20 नंबर की, तीसरी इकाई 15 नंबर की, चौथी इकाई भी 15 नंबर की। इस हिसाब से हमारा जो पूरा पेपर बनता है वो हमारा 70 नंबर का हो जाता है।
तो इन्हीं से हमारा जो पूरा पेपर होता है वो बनता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।